हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 4 की। 3 लेक्चर्स मैं आपको इस चैप्टर के पूरे करवा चुका हूं। यदि आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको आज वाला लेक्चर देखना है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और इस लेक्चर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गैस। ठीक है, वर्ग 15 का जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है बच्चों? अमोनिया गैस। पिछले लेक्चर में डाई नाइट्रोजन गैस को मैं पूरा करवा चुका हूं। तो अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस का केमिकल फॉर्मूला आप सभी को मालूम है NH3, जिसमें नाइट्रोजन पर क्या होता है? एक लोन पेयर। अमोनिया गैस का केमिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? NH3, जिसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। अमोनिया गैस में आपको सबसे पहले अमोनिया गैस को बनाने की विधियां पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, बनाने की विधियों की यदि हम बात करें तो पहली विधि है यूरिया से। यूरिया से अमोनिया गैस का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम यूरिया को जल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है? जल में। तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, जो आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। तो बताइएगा, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला बच्चों क्या है? NH2CO NH2। इसको सबसे पहले किसमें घोला जाता है? जल में। जैसे इसको जल में घोलते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनियम कार्बोनेट का। NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3। देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, नाइट्रोजन बराबर है दोनों तरफ। हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा, यहाँ पर कितनी है? 2 और 2 4 और 2 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 8। इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? कम। कितनी कम है? 2। इसलिए हम जल को 2 से क्या कर देंगे? गुणा। H2O को 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो बताओ, अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 2 4 और 4 8। ठीक है, इधर भी कितने हैं? 8। ठीक है, कार्बन कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1। ऑक्सीजन देखिएगा, 1 और 2 ये रही, टोटल कितनी हो गई? 3। इधर भी कितनी है? 3। तो ये क्या बन गया बच्चों? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूरिया की अभिक्रिया जल के साथ लिखो तो जल के कितने अणु काम में लेने हैं? 2 अणु काम में लेने हैं। जब भी आप यूरिया की अभिक्रिया जल के साथ लिखो तो जल के कितने अणु काम में लेने हैं? 2। तो बताओ क्या बनाना है? अमोनियम कार्बोनेट। अब क्या करोगे बच्चों? इस अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करना है। क्या करना है? गर्म। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का साइन लगा देंगे। ये जो त्रिभुज का साइन है ये गर्म करने को बताता है, हीट करने को बताता है। जैसे ही आप अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो 2 अणु अमोनिया के बनेंगे। 2 अणु किसके बनेंगे? अमोनिया के। देखिएगा, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हैं? 2। तो 2 नाइट्रोजन ले लिए। हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं? 4 गुणा 2 8। 8 में से हमने कितने हाइड्रोजन ले लिए? 6। तो बताओ कितने हाइड्रोजन शेष रहे? तो बताओ कितने हाइड्रोजन शेष रहे? 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 3। 3 में से 1 ऑक्सीजन जल के रूप में निकल जाएगी। 1 ऑक्सीजन जल के रूप में निकल जाएगी। अब बताओ यहाँ पर क्या बचा? एक तो कार्बन बचा और ऑक्सीजन कितनी बची? 2 बची। तो बताओ क्या बन जाएगा? CO2। तो जैसे ही आप अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो अमोनिया गैस प्लस जल प्लस CO2 का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये अमोनिया गैस को बनाने की कौन सी विधि है? विधि नंबर 1। किससे? यूरिया से। कैसे बनाई? वापस से सुन लो। यूरिया को सबसे पहले किसमें घोला? जल में। और जल में घोलकर क्या बनाया? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट को क्या किया?
गर्म। तो बताओ अमोनिया के कितने अणु बने? 2। एक अणु किसका बना? जल का, और एक अणु किसका बना? CO2 का। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी विधि की। यूरिया गैस को बनाने की जो दूसरी विधि है वो है अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड से। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो विधि है ये अमोनिया गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण अमोनियम क्लोराइड से किया जाता है। किससे किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड से। तो अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस का निर्माण करने के लिए इसकी अभिक्रिया सबसे पहले NaOH के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है? NaOH के साथ। तो आपको मालूम है कि अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम पर प्लस होता है और क्लोराइड पर क्या होता है? माइनस। यानी NH4 पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है? माइनस। और आपको ये भी मालूम है कि NaOH में Na पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है? माइनस। तो बहुत आसान सी केमिकल रिएक्शन है। प्लस वाले को किससे जोड़ना है? माइनस से। तो प्लस को हमने माइनस से जोड़ा तो NH4 जुड़ जाएगा OH से। NH4 किससे जुड़ जाएगा? OH से। और Cl किससे जुड़ जाएगा? Na से। तो बताओ बच्चों क्या बनेगा? NH4OH। NH4OH प्लस क्या बनेगा? NaCl। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है। और NaOH के साथ जैसे ही अमोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? NH4OH प्लस NaCl। अब बच्चों क्या करते हैं? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? गर्म। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है प्लस जल बनता है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में होता क्या है? ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये अमोनिया का जलीय विलयन होता है। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से अमोनिया गैस क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। तो ये अमोनिया गैस को बनाने की कौन सी विधि थी? दूसरी विधि, जो कि कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो समीकरण क्या है? वापस से सुन लीजिएगा। सबसे पहले NH4Cl की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? NaOH के साथ। तो NH4Cl जब NaOH के साथ क्रिया करता है तो NH4OH प्लस क्या बनता है? NaCl। NH4OH का क्या नाम है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? गरम। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गरम करते हैं तो एक तो अमोनिया गैस बनती है प्लस क्या बनता है? जल। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है? ये अमोनिया का जलीय विलयन। इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो अमोनिया के जलीय विलयन में से कौन सी गैस पृथक हो जाती है? अमोनिया। और शेष क्या बच जाता है? जल। तो ये अमोनिया गैस को बनाने की कौन सी विधि है? दूसरी विधि। इसके बाद में हम बात करेंगे अमोनिया गैस को बनाने की तीसरी विधि की। तीसरी विधि जो है वो है हैबर विधि। कौन सी विधि है? हैबर विधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैबर विधि जो है, ध्यान रखिएगा, ये अमोनिया गैस को बनाने की औद्योगिक विधि है। कैसी विधि है? औद्योगिक विधि है, या फिर मैं यूं कहूं व्यापारिक स्तर पर अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस का निर्माण करने के लिए जो औद्योगिक विधि काम में ली जाती है उसकी
रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि हैबर विधि की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो हैबर विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की किसके साथ बच्चों अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया गैस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण होना। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, कुछ परिस्थितियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए जो तापमान है वो 773 केल्विन आवश्यक होता है। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए तापमान का मान कितना होना चाहिए, 773 केल्विन। दाब का मान 200 एटीएम। ताप और दाब की परिस्थिति आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपको ध्यान रखना है उत्प्रेरक और वर्धक। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में आयरन धातु काम में ली जाती है। कौन सी धातु काम में लेते हैं, आयरन धातु। और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम काम में लिया जाता है। तो ये अमोनिया गैस को बनाने की कौन सी विधि है, हैबर विधि। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1। तो यदि मैं इधर 2 से गुणा कर दूं तो बताओ दोनों तरफ नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6। 3 गुणा 2 यानी 6। तो हम यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे, 3 से, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तापमान कितना, 773 केल्विन। दाब कितना, 200 एटीएम। उत्प्रेरक कौन सा है भैया, Fe। और वर्धक क्या है, NO। ठीक है, ये कौन सी विधि है, हैबर विधि। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। यानी ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब कितनी ऊष्मा निकलती है वो डेटा भी आप याद कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में 46.1 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो हैबर विधि की रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रॉपर समीकरण है वो ये है। तो ये समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी होती है। क्या समीकरण है, वापस से सुन लीजिएगा। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 प्लस हीट, यानी ऊष्मा। कितनी हीट निकलती है, 46.1 किलो जूल प्रति मोल। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए टेम्परेचर, तापमान का कितना मान आवश्यक होता है, 773 केल्विन। दाब का कितना मान आवश्यक होता है, 200 एटीएम। उत्प्रेरक Fe यानी आयरन यानी लोहा धातु। और वर्धक के रूप में क्या काम में लिया जाता है, मोलिब्डेनम। इसके बाद में हम बात करेंगे हैबर विधि में अमोनिया गैस की मात्रा बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां। बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैबर विधि में अमोनिया गैस की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो देखिएगा, पहली परिस्थिति है तापमान का मान निम्न होना चाहिए, या मैं कहूँ ताप का मान निम्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी। कारण क्या है, अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। क्लास 11 में जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको एक नियम पढ़ाया जाता है, ला सातिले का नियम।
लासातिल्ये के नियमानुसार यदि कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो उसको संपन्न करवाने के लिए या फिर मैं कहूँ उत्पाद की मात्रा को बढ़ाने के लिए तापमान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो आपका चैप्टर है उसको वापस से एक बार स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि हैबर विधि में अमोनिया गैस की मात्रा को बढ़ाने के लिए पहली जो आवश्यक परिस्थिति है वो क्या है कि तापमान का मान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया जो है वो कैसी है बच्चों, ऊष्माक्षेपी। दूसरी आवश्यक परिस्थिति है दाब का मान उच्च होना चाहिए। दाब का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। देखिएगा दाब का मान उच्च क्यों होना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यदि आप हैबर विधि की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण देखो तो इसमें डाई नाइट्रोजन क्या है बच्चों, गैस। डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। और अमोनिया भी क्या है, गैस। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, गैस। हाइड्रोजन क्या है, गैस। और अमोनिया भी क्या है, गैस। अभिकारक साइड में गैस के अणुओं की कुल संख्या कितनी है बताओ, 3 और 1 4। जो अभिकारक साइड है उस साइड में गैस के कुल अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, 4। और उत्पाद साइड में गैस के कुल अणुओं की संख्या कितनी है, 2। इसका मतलब अभिकारक साइड में गैस के कुल अणुओं की संख्या ज़्यादा है और उत्पाद साइड में गैस के कुल अणुओं की संख्या कितनी है, 2। इसका मतलब कम है। अब हम चलते हैं क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में। उस चैप्टर में जब आपको लासातिल्ये का नियम पढ़ाया जाता है तो उस नियम में आपको बताया जाता है कि यदि किसी साम्य पर दाब का मान बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया या साम्य उस और विस्थापित होती है जिधर गैस के अणुओं की संख्या क्या हो, कम। और हमें इस अभिक्रिया को किधर ले जाना है, आगे, अग्र दिशा में। क्यों? क्योंकि अग्र दिशा में ही अमोनिया गैस बन रही है। तो बताओ अग्र दिशा में ले जाने के लिए दाब उच्च रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दाब उच्च क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अग्र दिशा में गैस के अणुओं की संख्या क्या है, कम है। तो दाब का मान उच्च होना चाहिए। यहाँ पे उच्च नहीं लिखा मैंने, दाब का मान कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगर उच्च दाब होगा तो अभिक्रिया किधर विस्थापित होगी, आगे की ओर। तीसरी आवश्यक परिस्थिति है उत्प्रेरक बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। उत्प्रेरक कैसा होना चाहिए, बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। उत्प्रेरक बारीक पिसा हुआ क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब उत्प्रेरक बारीक पिसा हुआ होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो उसकी सक्रियता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सक्रियता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक को बारीक पिसी हुई अवस्था में लेना होता है। अब हम बात करेंगे हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण करने के लिए जो एपरेटस काम में आता है, उस एपरेटस के आरेखीय प्रदर्शन की। ये जो आरेखीय प्रदर्शन है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस आरेखीय प्रदर्शन को मैंने बोर्ड पे बना दिया है। सबसे पहले आप हैबर विधि की समीकरण को वापस से देख लीजिएगा। डाई नाइट्रोजन गैस की क्रिया किसके साथ करवाई, डाई हाइड्रोजन गैस के साथ। और कौन सी गैस बनी, अमोनिया। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए तापमान का कितना मान होना चाहिए, 773 केल्विन। दाब कितना होना चाहिए, 200 एटीएम। उत्प्रेरक Fe और वर्धक कौन सा होना चाहिए, MO। देखो बच्चों क्या करते हैं, 2 पाइपें होती है, एक पाइप एरी एक पाइप एरी। दोनों पाइप आगे जाके एक पाइप में बदल जाती है। फिर ये पाइप संपीड़क में आती है, संपीड़क से एक पाइप निकलती है जो नीचे उत्प्रेरक कक्ष में आती है। कौन से कक्ष में आती है, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष से एक पाइप निकलती है जो जल में जाती है। जल से फिर एक पाइप निकलती है जो पंप में जाती है और पंप से एक पाइप निकल के वापस से इस पाइप में आके मिल जाती है जो किस में जा रही थी, उत्प्रेरक कक्ष में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से डाई नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया। जैसे ही दोनों गैसें इस पाइप में आई तो आपस में मिल जाएंगी, नाइट्रोजन भी हो जाएगी प्लस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन भी हो जाएगी। लेकिन इस पाइप में ज़्यादा अभिक्रिया हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी तक ना तो दाब मिला और ना ही क्या मिला, उत्प्रेरक। हालांकि इस एपरेटस का टेम्परेचर कितना सेट किया हुआ रहता है, 773 केल्विन। ठीक है। अब जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस संपीड़क में आएगी तो बताओ इनको कितना प्रेशर अवेलेबल हो जाएगा, 200 एटीएम। इसके बाद में ये जो गैस है वो किस में आएगी, उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें उत्प्रेरक
और वर्धक रखा होता है, तो इस उत्प्रेरक कक्ष में ये दोनों गैसें आएंगी। तो बताओ यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ से नाइट्रोजन चली, यहाँ से हाइड्रोजन चली। सबसे पहले किस में आई? संपीड़क में आई। संपीड़क में कितने एटीएम प्रेशर था? 200 एटीएम। फिर यहाँ से ये गैस किस में आई बताओ? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में इसको उत्प्रेरक और वर्धक मिल गया। तो फिर बताओ यहाँ पर क्रिया हो जाएगी और कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस। और ये अमोनिया गैस किस में आ जाएगी बताओ? जल में। जल में इसको क्या कर लेंगे? घोल लेंगे। अब इस साइड में एक पंप लगा होता है। ये पंप क्या करता है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया नहीं करते हैं वो भी अमोनिया गैस के साथ किस में आ जाते हैं? जल में। भाई यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन चली, यहाँ पर संपीड़क में आई, यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया हो गई, अमोनिया गैस बन गई। लेकिन सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया नहीं कर पाते हैं। सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया नहीं कर पाते हैं। जो क्रिया नहीं कर पाएंगे वो भी अमोनिया गैस के साथ यहाँ आ जाएंगे। तो ऊपर एक पंप लगा के रखते हैं। पंप क्या करता है? जिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अणुओं ने आपस में क्रिया नहीं की उनको ये खींच देता है ऊपर, और खींच करके वापस से किस में डाल देता है? इस पाइप पे। उस पाइप में जैसे डालता है तो उत्प्रेरक कक्ष से वापस से गुजरते हुए अब किसका निर्माण हो जाता है? अमोनिया का। तो ये जो डायग्राम है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ऐसा कैसा रट लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अमोनिया गैस की संरचना की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इसकी संरचना बताई थी। अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। हम बात कर रहे हैं संरचना। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमोनिया गैस की संरचना कैसी होती है। तो अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर होता है, तो संकरण क्या होता है बताओ? sp3। ठीक है, और संरचना क्या होती है? पिरामिडीय। तो अमोनिया गैस की संरचना आपको ध्यान रखनी है, कैसी होती है? पिरामिडीय, जिसमें बंध कोण का मान होता है 160 डिग्री। तो ये क्या है? अमोनिया गैस की संरचना कैसी होती है बच्चों? पिरामिडीय। संकरण के बारे में और संरचना के बारे में हम अलग से एक क्लास लेंगे जो इस चैप्टर के एंड में होगा, जहाँ पर मैं आपको संकरण और संरचना कैसे निकालते हैं वापस से एक बार सिखा दूंगा। हालांकि आप क्लास लेवल में ये चीज़ पढ़ के आते हैं, तो फिलहाल आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा कि अमोनिया गैस की संरचना कैसी है? पिरामिडीय। और संकरण नाइट्रोजन परमाणु का क्या होता है? sp3। इसके बाद में हम बात करेंगे अमोनिया गैस के रासायनिक गुणों की, और इसमें आपको 2 गुण बेसिकली याद करने हैं। नंबर 1 क्षारीय प्रवृत्ति। क्षारीय प्रवृत्ति। अमोनिया गैस क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अमोनिया गैस क्षारीय प्रवृत्ति की होती है क्योंकि अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है? लोन पेयर। नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होता है, इस कारण से अमोनिया गैस क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसकी क्षारीय प्रवृत्ति को 2 अवधारणाओं के द्वारा समझाया जा सकता है। नंबर 1 लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? लुईस क्षार कहा जाता है। जैसे हम बात करें अमोनिया की क्रिया यदि BF3 के साथ करवाए, अमोनिया की क्रिया किसके साथ करवाए? BF3 के साथ। तो अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित है? लोन पेयर। और BF3 जो है उसमें बोरोन का अष्टक क्या है बच्चों? अपूर्ण है। BF3 की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें आप देखिएगा बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं BF3 में? 3। और प्रत्येक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो बताओ यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। सहसंयोजक बंध है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और 8 से कम है, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो अष्टक न्यून यौगिक होते हैं। इसका मतलब अष्टक क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और नाइट्रोजन परमाणु के पास 1 लोन पेयर उपस्थित है। तो अमोनिया गैस का नाइट्रोजन परमाणु अपना लोन पेयर किसको देगा? BF3 को। तो बताओ क्या बनेगा? NH H H BF F और F। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया?
BF3 के बोरोन को, जिस कारण से बोरोन का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। और नाइट्रोजन के अष्टक पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंध बना है बच्चों, उपसहसयोजक बंध बना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा अपना लोन पेयर किसको दिया जा रहा है, BF3 के बोरोन को। और वे पदार्थ जो अपना लोन पेयर दान करते हैं लुईस के अनुसार क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोनिया गैस क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिख करके बताइए। तो आपको ये अभिक्रिया लिख करके बतानी है। तो लुईस के अनुसार अमोनिया गैस क्या है, क्षारीय। क्यों, क्योंकि अमोनिया गैस का नाइट्रोजन परमाणु अपना लोन पेयर क्या करता है, त्याग करता है। एक और अवधारणा है ब्रोस्टेड अवधारणा या ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा। एक बात और बता देता हूं, इस अभिक्रिया में BF3 किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, लुईस अम्ल की भांति। और ये क्या है बताओ, लुईस क्षार। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो लोन पेयर का त्याग करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं वो कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय। जो लोन पेयर त्यागते हैं उनको लुईस क्षार कहा जाता है, और जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लुईस अम्ल। ऐसा आप क्लास 11 में पढ़ के आए। ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार अमोनिया गैस क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण। अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ब्रोस्टेड लोरी ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्लास 11 में आपने अम्ल और क्षार की 3 अवधारणाएं पढ़ी थी। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहली अवधारणा थी आर्रेनियस की अवधारणा। आर्रेनियस क्या कहता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ या प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन का त्याग करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी अवधारणा थी लुईस की अवधारणा। लुईस क्या कहता है कि वे पदार्थ जो लोन पेयर का त्याग करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लुईस क्षार कहा जाता है, और वे पदार्थ जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और जो तीसरी अवधारणा है वो ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं, या ब्रोस्टेड अम्ल उनको कहा जाता है, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं, या ब्रोस्टेड क्षार उनको कहा जाता है। तो कितनी अवधारणाएं, 3, लेकिन यहाँ पर कितनी काम में आने वाली है, 2। तो आप एक बार अपनी क्लास 11 की कॉपी को देख लीजिएगा। तो ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया को जल में घोल देंगे। जैसे ही अमोनिया को आप जल में घोलते हो तो जो H2O है वहाँ से एक H+ आके अमोनिया के नाइट्रोजन पर जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, NH4OH। ये देखिएगा, अमोनिया के नाइट्रोजन ने जल से एक प्रोटॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया गैस किसकी भांति व्यवहार कर रही है, ब्रोस्टेड क्षार की भांति। तो 2 अवधारणाओं से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अमोनिया गैस क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्यों, क्योंकि अमोनिया गैस में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर। अमोनिया गैस की क्षारीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करने वाली एक अभिक्रिया लिखो। तो या तो आप ये वाली अभिक्रिया लिख सकते हैं, या फिर आप ये वाली अभिक्रिया लिख सकते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है अमोनिया गैस के द्वारा Copper+2 व Ag+ आयनों का परीक्षण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, यदि किसी विलयन में Copper+2 आयन उपस्थित है तो उस विलयन का रंग नीला होता है। यदि किसी विलयन में Copper+2 आयन उपस्थित है तो वो विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है। यदि आप उस विलयन में अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हो, कौन सी गैस प्रोवाइड करते हो, अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हो, तो उस विलयन का रंग नीले से कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। और नीले से गहरा नीला क्यों होता है, क्योंकि एक संकुल का निर्माण होता है। संकुल क्या होता है, जिसे हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ये देखिएगा, आपने Copper+2 आयन के विलयन में
कौन सी गैस प्रोवाइड की? अमोनिया। जैसे ही आपने अमोनिया गैस प्रोवाइड की तो एक संकुल आयन बना, और वो संकुल आयन क्या है? CuNH3 का होल 4+2। तो बताओ यहाँ पर अमोनिया के कितने अणु काम में आ रहे हैं? 4। तो जैसे ही आप कॉपर +2 आयन के विलयन में अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हो तो विलयन का जो रंग है वो नीले से कैसा हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है। और गहरा नीला क्यों होता है? क्योंकि एक संकुल आयन बनता है CuNH3 का होल 4+2। क्या मतलब है इस बात का? देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा किसी पात्र में आपको एक नीले रंग का विलयन दिया गया। कैसे रंग का विलयन दिया गया? नीले रंग का। आपसे पूछा गया कि इस विलयन में क्या कॉपर +2 आयन उपस्थित है क्या? कॉपर +2 आयन उपस्थित है क्या? तो आप क्या करोगे? इसमें अमोनिया गैस प्रोवाइड करोगे। यदि अमोनिया गैस प्रोवाइड करने पर इस विलयन का रंग नीले से गहरा नीला हो जाए तब तो इसमें कॉपर +2 आयन उपस्थित है, वरना इसमें कॉपर +2 आयन उपस्थित नहीं है। इसके नीले रंग का कुछ और कारण है। बात समझ में आ रही होगी कि कॉपर +2 आयन किसी विलयन में है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? उस विलयन में अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हैं। अगर नीले से गहरा नीला हो रहा है तब तो उसमें कॉपर +2 आयन है, वरना नहीं है। तो गहरा नीला होने का कारण क्या है? क्योंकि एक संकुल आयन बनता है CuNH3 का होल 4+2। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर +2 आयन का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे? तो आप कहोगे हम कॉपर +2 आयन के विलयन में, AQ का मतलब क्या है? जलीय विलयन के विलयन में हम कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे? अमोनिया। यदि उसका रंग नीले से गहरा नीला हो जाता है तब तो उसमें कॉपर +2 आयन उपस्थित है, वरना नहीं है। तो ये समीकरण भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसी प्रकार Ag+ आयनों का परीक्षण भी किया जा सकता है। जब किसी विलयन में Ag+ आयन उपस्थित होता है तो उस विलयन में Ag+ आयन सफेद अवक्षेप के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सफेद अवक्षेप के रूप में होता है। यदि किसी विलयन में Ag+ आयन उपस्थित है तो वो Ag+ आयन उस विलयन में सफेद अवक्षेप के रूप में होगा, मतलब पात्र के पैंदे में होगा। ठीक है। जैसे ही आप उस विलयन में अमोनिया गैस प्रोवाइड करोगे तो जो सफेद अवक्षेप है वो रंगहीन विलयन बना लेगा। क्या बना लेगा? रंगहीन विलयन, यानी घुल जाएगा उसके अंदर। और रंगहीन विलयन बनने का मतलब है AgNH3 का होल 2+ संकुल का निर्माण होना। ये क्या है? रंगहीन विलयन। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि यदि Ag+ आयन विलयन में अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हो, बताओ अमोनिया गैस के कितने अणु काम में आएंगे? 2। अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हो तो उस वो जो सफेद अवक्षेप होता है वो रंगहीन विलयन बना लेता है, मतलब उसमें घुल करके रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर +2 के साथ 4 अमोनिया के अणु काम में आए और Ag+ के साथ कितने आए? 2 आए। अब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 क्यों आए? इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 9 का इंतजार करना पड़ेगा। समन्वय संख्या आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल आप ये सुन लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर क्या लिखना है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉपर +2 या Ag+ आयन का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे? तो आप कहोगे कॉपर +2 आयन के विलयन में अमोनिया गैस प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर +2 आयन विलयन का रंग नीले से कैसा हो जाएगा? गहरा नीला हो जाएगा। Ag+ आयन के विलयन में अगर अमोनिया गैस प्रोवाइड करेंगे तो Ag+ आयन का जो सफेद अवक्षेप होगा वो रंगहीन विलयन में बदल जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा? संकुल आयन। ये वाला AgNH3 का होल 2+ और यहाँ पर ये वाला संकुल आयन बनेगा CuNH3 का होल 4+2। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कॉपर +2 आयन की अभिक्रिया अमोनिया गैस के साथ लिखो या Ag+ आयन की अभिक्रिया अमोनिया गैस के साथ लिखो। तो ये था कॉपर +2 Ag+ आयनों का परीक्षण। अब हम बात करेंगे अमोनिया गैस के उपयोगों की। तो देखिएगा, उपयोग है कुछ ध्यान में आपको रख लेना चाहिए। नंबर 1 है द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में काम में आता है। द्रव अमोनिया का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। नाइट्रोजनी उर्वरक यानी खाद वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने अमोनिया गैस की चर्चा की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।